जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डे 5 सेशन 2 आज का टैक्स का लास्ट सेशन है। मुझे खुशी है कि अब गला बैठा है जब काम ज्यादातर हो गया हुआ। अच्छा, इस सेशन में हम सेल्स टैक्स का पहले फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फिगर्स को कहां कहां से लेके आना और कैसे प्लेस करना है। फिर उसके बाद एक सवाल करवाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद लेटेस्ट जो है आपकी 14 अटेम्प्ट्स, उसमें जो एडजस्टमेंट्स आई हैं सारी इंशाल्लाह करेंगे। सर फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। सर जी, आपने जब सेल टैक्स का सवाल आए, आपने करना ये है, जो भी नाम होगा मिस्टर ए बी सी वो कर दिया, और कंप्यूटेशन ऑफ, उसके बाद क्या लिखना है जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। नॉर्मली पता है क्या लिखा होता है? सेल्स टैक्स, और उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेबल, और फिर उसके बाद आ जाता है टैक्स पीरियड। नॉर्मली जैसे सितंबर 2022 है तो इस तरह पेपर में जो पीरियड आता है वो आ जाता है अगस्त 2022। लेट्स से जो भी होगा वो लिख देना। सबसे पहले आपने कहा भाई आउटपुट टैक्स, उसके बाद इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स में आपने लेना है लोअर ऑफ, ब्रॉड फॉरवर्ड, फॉर द पीरियड, इसको जमा किया। इसके साथ आपने लिख लेना है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको आपने लेस कर देना। इसके बाद आपने बात कर लेनी है इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। हमने भी आपको पढ़ाया इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, और इसके साथ आपको ये भी पढ़ाया कि ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता अगर कैपिटल गुड्स हो। ये वाला रूल 90% से ज्यादा हो सकता है अगर ऑडिट हुआ हो। ठीक हो गया? या बोर्ड जो कंडीशन स्पेसिफाई करे अगर उसको फॉलो किया जाए उसके मुताबिक। अच्छा जनाब, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी लेस कर दिया तो क्या आ गया? फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। ये एड ऑन है, और उसके बाद आ जाना है सेल्स टैक्स पेबल। अगर सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ रहा हो
अगर रिफंडेबल आ रहा हो तो याद रखना ये फर्दर टैक्स इधर नहीं आता बल्कि नीचे आ जाता है सर। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अब एक बात लॉजिकली समझो, आपका बन रहा था रिफंड, आपने सेल टैक्स पेबल के साथ ये फर्दर टैक्स जो एफबीआर को जमा कराना था वो भी एडजस्ट कर लिया। एफबीआर वालों ने कहा ये जो 3% फर्दर टैक्स हमने सजा के तौर पे लगाया है ये तो आप हमें जमा कराओ ना, बाकी हिसाब किताब आप करते रहना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सो लॉजिकली ये 3% फर्दर टैक्स तो हमेशा आपको एफबीआर को पे करना ही करना है। अगर आपका सेल टैक्स पेबल आ गया तो ऊपर ही लिखते हैं टोटल अमाउंट, मिसाल के तौर पे रिफंडेबल ये फर्दर टैक्स है 100 रुपए और आपका सेल टैक्स पेबल आ गया 400 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 400 में ये 100 भी शामिल होगा। मगर अगर सेल टैक्स रिफंडेबल आ गया 300 माइनस, तो इसका मतलब है कि फर्दर टैक्स इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। आपने क्या करना है, आपने फर्दर टैक्स को नीचे ले आना है सर, फर्दर टैक्स को फिर ऊपर नहीं लिखना सर, बस ये बात याद रखिएगा। इसको मैं ऐसे भी समझाता हूं कि सर आपने आउटपुट में से ये दोनों पहले ही लेस करके देख लेना। अगर आंसर माइनस में आ रहा हो तो पहले सेल टैक्स पेबल लिख के बाद में फर्दर टैक्स लिखना है। अगर आंसर प्लस में आ रहा हो तो फिर आपने फर्दर टैक्स ऊपर लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ले सर, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% आ गया। इसके बाद दो चीजें मजीद हैं, एक इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। सर ये क्यों आ रहा है सुनना, असल में इनपुट टैक्स ये था और 90% ऑफ आउटपुट की लिमिट थी। और याद रखिएगा अगर 90% ऑफ आउटपुट आपने आगे लिखा तो हमेशा कैरिड फॉरवर्ड लाजमी आएगा। यानी अगर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ज्यादा हुआ, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ज्यादा हुआ, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कम हुआ, तो याद रखिएगा हमेशा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आएगा। अगर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कम हुआ तो हमेशा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आएगा। मैंने बच्चों को ऐसे याद कराया हुआ है, मैंने कहा भैया अगर आपने 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है अगर वो ही आपने आगे लिख दिया यहां पर, इसका मतलब है यहां पर इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड लाजमी आएगा। और दूसरा क्या आएगा जी, एक्सपोर्ट रिफंड। ये जनाब आपका फॉर्मेट होता है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, ये फॉर्मेट में फिगर्स कहां से आनी है सर? वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, supplies to unregistered person, supplies to registered person और supplies to unregistered person। उसके बाद आ गया एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स सर, फलां सप्लाई हुई, फलां सप्लाई नहीं हुई, फलां रिटर्न हो गई,
सर बहुत सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं सर, उसको आपने ऐड लेस कर देना है, आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगी नेट सप्लाईज की वैल्यू। इसको एडजस्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। इस पर टैक्स लगे एट द रेट 17%, तो कितना हो गया? इस पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 17%, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1 ये है। वर्किंग नंबर 2 है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है? परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। याद रखना, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है या आपने एग्जाम्प्ट परचेजेस किए हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते सर, सिर्फ परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आएगा। इसके बाद यहां पर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी जो आपको दी होंगी। ये करने के बाद नेट परचेजेस आ जाएंगी और फिर टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 17%। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, बाज औकात वो आपको कहता है कि इनवॉइस इतने की, इनवॉइस वैल्यू इतनी की, वैल्यू ऑफ सप्लाई इतनी की, परचेजेस इतने की, तो ये हमेशा परचेजेस वाली जगह पर आता है। और बाज औकात वो कहता है सेल टैक्स इतना, बिजली के बिल पर सेल टैक्स इतना। सर टैक्स की फिगर हमेशा 17% रेट अप्लाई करने के बाद आती है, तो उसको हमेशा 17% के बाद ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसको टोटल करके फिर ये वैल्यू, ठीक हो गया? तो भैया अगर वो आपको टैक्स की वैल्यू दे तो 17% के बाद ऐड करना है, अगर आपको इनवॉइस की वैल्यू दे तो वो परचेजेस के अंदर ऐड। और यस और नो? सर जी आगे चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्किंग नंबर 3 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। वर्किंग नंबर 3 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर उसने आपको परचेज प्राइस बताई होगी, यहां आपने कहा होगा परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। फिर उसके बाद आ गया वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 है अपोर्शनमेंट की। सर अपोर्शनमेंट को मैं बहुत डिटेल से बताना चाहता हूं। अपोर्स आपका अभी पिछली 6 अटेम्प्ट्स में कोई सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें उसने अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट डिटेल से ना चेक किया हो। तो भैया जरा ध्यान से अपोर्शनमेंट को समझिएगा। अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। अपोर्शनमेंट किसको कहते हैं? तकसीम करने को। सर किसी चीज को तकसीम तब किया जाता है जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता। और मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे 3 दोस्त हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ये तीनों दोस्त मिलकर कढ़ाई खाने चले गए, बिल बन गया लेट्स से 3000 का। तो चूंकि नहीं पता कि अब किसने कितना खाया है, तो क्या कर लेते हैं 3000 को डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। ए के हिस्से भी 1000, बी के हिस्से भी 1000,
सी के से भी 1000, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा, यही तीन दोस्त हैं, अगले दिन ये गए हैं और मिसाल के तौर पे इन्होंने खाए हैं चिकन नान। ए ने, लो जी एक नान है लेट्स से 800 का, ए ने 2 नान खाए हैं, बी ने भी एक खाया है, सी ने भी एक खाया है, टोटल खर्चा हो गया 3200 का। आप मुझे बताइए क्या ये प्रोप्रिएट है कि 3200 को डिवाइड बाय 3 करके तीनों पे तकसीम कर दे? नहीं सर, यहां पर अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगना सर जी। अगर आपने एक खाया होगा तो आप ये कभी भी नहीं होने देंगे सर, ठीक है ना। यहां पर अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होना, या सॉरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है सर। वो क्या है सर, ए को पे करना चाहिए 1600, बी को पे करना चाहिए 800, सी को भी पे करना चाहिए। भैया आप बात लॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपोर्शनमेंट इज वन थिंग जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसका पता नहीं है। अगर आप ये अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ गए तो मेरे साथ चलो और अगली बात करते हैं। सर जी मिस्टर ए ये क्या करता है, ये मैंगोज भी सेल करता है, मैंगोज एक्सपोर्ट भी करता है और मैंगो जूस भी बनाकर बेचता है। इसने मैंगो खरीदे 1,00,000 रुपए में और इस पर टैक्स पे किया एट द रेट ऑफ 17%, कितना? 17,000। यार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो। अब ये 17,000 का टैक्स पे किया है, इससे पूछा कि तुमने मैंगो को पकाने, सॉरी इसने मैंगो को पकाने के लिए, मैंगो तो एग्जेम्प्ट होती है ना आइटम, मैंगो को पकाने के लिए केमिकल खरीदा 1,00,000 रुपए का, जिस पर इसने टैक्स कितना पे किया? 17,000। अब उससे पूछा गया ये वाला केमिकल कहां इस्तेमाल होगा? उसने कहा ये वाला केमिकल लोकल सेल ऑफ मैंगोज में भी इस्तेमाल होता है, एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज में भी इस्तेमाल होता है और मैंगो जूस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लोकल सेल ऑफ मैंगो करें तो ये कौन सी आइटम है? एग्जाम्प्ट है बड़े भाई, ठीक है। मैंगोज को लोकल सप्लाई करें तो ये एग्जाम्प्ट होता है। सर मैंगो को एक्सपोर्ट करें तो क्या होता है? और अगर मैंगो का जूस बनाए तो ये क्या होता है? टैक्सेबल। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर ये 17,000 सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल हो तो इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। अगर ये 17,000 सिर्फ मैंगो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये 17,000 का रिफंड मिलेगा, यस और नो? सर अगर ये 17,000 मैंगो जूस बनाने, ये 17,000 का इनपुट टैक्स पे किया जिस केमिकल को खरीदने के लिए, वो इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ मैंगो जूस बनाने में, तो आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट क्लेम होगा, यस और नो? अच्छा अगर ये तीनों बातें आपको समझ आ गई तो भैया अब हमें ये नहीं पता, उससे पूछा भैया ये मैंगो का ये जो पकाने के लिए केमिकल है ये कहां पर इस्तेमाल किया? कहता सब जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका मतलब है ये इनपुट टैक्स है, ये कॉमन है, अब हमें एलोकेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तकसीम कर देंगे तीनों पे। किस बेस पर तकसीम करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर तकसीम करेंगे। किस बेस पर तकसीम करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर। लेट्स से एग्जेम्प्ट आइटम है
1 मिलियन की वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मैंगो की है 5 लाख की, और टैक्सेबल की वैल्यू ऑफ सप्लाई है 2 लाख। अब आप मुझे बताते हैं 17,000 इनपुट टैक्स है, एग्जेम्प्ट जो गुड्स हुई हैं उसके वाले से कितना पोर्शन करेंगे? सर हमने पढ़ा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर कितना बनेगा? 1 मिलियन प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स। सर जी बताइएगा क्या बन रहा है? 10,000। सर जी इसको अब यानी 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जेम्प्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, और 5 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स जो कॉमन है। जी भाई बताइएगा कितना बना? सर 5,000, यहां पर बना 10,000 और यहां पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय, सर जी कितना हो गया? सर जी कॉन्सेप्ट पिक कर गए। अब गौर करना, ये जो 5,000 है इसका रिफंड मिलेगा, ये जो 2,000 है इसका इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे अगेंस्ट आउटपुट, और ये जो 10,000 है इसको इग्नोर करेंगे, इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहा है एग्जेम्प्ट गुड को बनाने। सर ये अपोर्शनमेंट का कोर कॉन्सेप्ट है। जिसको अपोर्शनमेंट की समझ नहीं आई वो शायद रट्टा मार के ये न्यूमेरिकल तो कर सकता है जो अब तक आए हैं, लेकिन जो पेपर में आना है वो नहीं कर सकता। मैं आपको भी बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्रूशियल। सर जी देखिएगा, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा था, आउटपुट बताया, इनपुट बताया, 90% ऑफ आउटपुट विच एवर इज लोअर, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, फर्दर टैक्स, सेल टैक्स पेबल। वर्किंग शुरू की, वर्किंग नंबर 1 किया, वर्किंग नंबर 2 किया, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4 अपोर्शनमेंट थी। हम वर्किंग नंबर 4 पता कैसे करते हैं? आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, अब हम आपको सवाल कैसे करना है ये बताना है। अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनपुट यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, और यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर अपोर्शन होता है, लेकिन ये वैल्यू ऑफ सप्लाई एडजस्टेड होगी। इसका क्या मतलब है? यानी आपने ड्यूरिंग द मंथ जो एडजस्ट, सर ये एडजस्टमेंट्स आपने यहां पर की हैं, ये एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस। सर ये जो एडजस्टमेंट किए एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड सप्लाईज लेनी। वैल्यू ऑफ सप्लाईज हमेशा कौन सी होती हैं? एडजस्टेड होती हैं, ये याद रखिएगा। सर जी अगली बात, सर कॉमन इनपुट टैक्स। सर जी अपोर्शन करके लिख देंगे। आपको बताता चलूं, ये जो इनपुट टैक्स है ये कहां से आती है? ये वाली फिगर
सर ये जो आपने वर्किंग नंबर 2 में निकाला ना, ये 17% लगा, ये वाली फाइनल फिगर, सर ये वाली फिगर कहां पे प्लेस हो जाती है? सर ये अपोर्शनमेंट की ये वाली फिगर बन जाती है, और फिर अपोर्शन होता है। सर कॉमन इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सर ये अपोर्शन होगा। ये वाली फिगर जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की फिगर है, ये यहां पर प्लेस हो जाती है और फिर अपोर्शन होता है। अब जरा मैं लिंकिंग करने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा, कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग इसको कीनली देख लें। ब्लू कलर ठीक रहेगा। सर जी देखना, यस सर जी गौर कीजिएगा। सबसे पहले सवाल आपने कैसे शुरू करना है, न्यूमेरिकल ध्यान से समझ लें। आपने एक बार पूरा सवाल पढ़ना है, उसके बाद एडजस्टमेंट नोट करने के बाद सबसे पहला स्टेप है आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना, और दूसरा स्टेप है इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना, और तीसरा स्टेप है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कैलकुलेट करना। जब ये तीनों कैलकुलेट हो गए, यार नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। मैं असल में ये पॉइंट चाह रहा हूं कि आपको बस लिंकिंग बता दूं, फिर मैं इसको दोबारा रिसाइज कर दूंगा। सर आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स स्टेप नंबर 2 है, और स्टेप नंबर 3 है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। फिर ये स्टेप 3 करके आपकी सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई हो, तो फिर आपने अपोर्शनमेंट करनी है। सर अपोर्शनमेंट के लिए याद रखिएगा, इन ये जो वर्किंग नंबर 2 का ये जो टैक्स की अमाउंट है ना, ये आपकी अपोर्शनमेंट की वर्किंग में आती है, यस। और ये जो वर्किंग 3 की टैक्स की अमाउंट है ना, ये भी आपके अपोर्शनमेंट की वर्किंग में आती है। अब गौर से देखना, जब आपने वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 कर ली और उसके बाद अपोर्शनमेंट की वर्किंग कर ली, फिर आपने आना मेन फॉर्मेट में। सर आउटपुट टैक्स की फिगर कहां से आ रही है? भाई ये विजिबल है कि बिल्कुल विजिबल नहीं है? आउटपुट टैक्स की फिगर नहीं, नहीं नजर आ रही है। आउटपुट टैक्स की फिगर, सर जी ये ब्रॉड फॉरवर्ड कहां होगा? सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड गिवन होगा। फॉर द पीरियड वाला टैक्स कहां से आएगा? सर जी ये देखिए, इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस की ये वाली फिगर आएगी फॉर द पीरियड के लिए। सर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की फिगर कहां से आएगी? सर ये वाली फिगर होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फर्दर टैक्स। सर आपको बताता चलूं, आपने फर्दर टैक्स के लिए हमेशा फिगर क्वेश्चन पेपर से निकालनी है, और ये जो एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड की जो फिगर है वो भी हमेशा क्वेश्चन पेपर से निकालनी है। भी मैं इसकी लॉजिक आपको बताऊंगा। अगर आपको सवाल पढ़ते हुए कोई एडजस्टमेंट मिलेगी तो वो आपने क्वेश्चन पेपर पर नोट कर लेनी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और जीरो रेटेड से रिलेटेड। फिर उसके बाद जब आपने फर्दर टैक्स कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन पेपर से फिगर पिक करनी है, ये वाली फिगर नहीं पिक कर लेनी सर। हालांकि सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन यहां पर भी आ रहा है, नहीं ये वाली फिगर नहीं पिक करनी। सर अनरजिस्टर्ड पर्सन पर 3% लगा देंगे। सर इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कैसे आएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ फॉर द पीरियड का टोटल माइनस 90% ऑफ आउटपुट का टोटल, यही पढ़ाया हुआ है ना सर। उसके बाद एक्सपोर्ट रिफंड की फिगर कहां से आएगी? सर ये जो जीरो रेटेड है इसको जमा करके
ले सर, ये एक फुल फ्लेज लिंकिंग है इस न्यूमेरिकल की। अगर आप इस अप्रोच से न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा स्मूथ चलेगा इंशाल्लाह, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सर इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी, वो इंशाल्लाह आप उसको रीसाइज कर सकते हैं एज पर योर डिस्क्रिप्शन, तो उसको वैसे देख लीजिएगा, ये आपके साथ शेयर हो जाएगा भाई। ले जी भाई, कैरिड फॉरवर्ड कब होगा? जब 90% आउटपुट टैक्स लोअर होगा एक्चुअल प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड से, तो कैरिड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। आपको मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, इंशाल्लाह वो आप करेंगे तो आपने ये जो फॉर्मेट देखा है इसको अप्लाई करना आपको आ जाएगा सर। फॉर्मेट आपको मैं सिखा चुका, पोर्शनमेंट आपको मैं करा चुका सर। बहुत मतलब मुझे अभी भी एक स्टूडेंट ने आगे कहा, मैं आप सब लोगों को बताता चलूं, अगर मुझसे पूछे सबसे अच्छा न्यूमेरिकल मेहरबान वाला है। ठीक हो गया सर? वो है मेरी किताब में क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑटम 21 का न्यूमेरिकल है। यस, मैं वो नहीं करवा रहा, पिछली अटेम्प्ट में करवाया है सर। आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के जरिए आ जाएगी। मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं वही वाला न्यूमेरिकल दोबारा करवा दूं, मुझे तो फिगर्स उसकी सारी याद है, मगर मैं आपके लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूं सर। ठीक हो गया? जनरली ऐसे ही है। जो लोग रिलेटिवली ज्यादा सीरियस हैं उनको उनको शायद मेरी बात ज्यादा समझ आ जाए। सर पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं वैल्यू ऐड करना चाह रहा था, तो सोचा आपको ये करा दूं। उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, वो इंशाल्लाह आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वाला वहां से देख सकते हैं जो मेहरबान वाला सवाल है। इस वक्त मैं ये हादी वाला सवाल करवाने लगा हूं, इसकी एडजस्टमेंट काफी ज्यादा थी, तो ये इस वजह से मैंने सिलेक्ट किया कि इसकी एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा है। स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन है सर। इसको करना शुरू करते हैं। करने से पहले कुछ काम की बातें सर, आप इनिशियल रीडिंग में आपकी क्या आउटकम होनी चाहिए इसको डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ी, वो कहते हैं कंप्यूट द सेल टैक्स लायबिलिटी। इनिशियल रीडिंग के बाद हर आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट इनपुट से रिलेटेड है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट आउटपुट से रिलेटेड है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड है, कौन सी एडजस्टमेंट ब्रॉड फॉरवर्ड से रिलेटेड है, ये चारों आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इनिशियल रीडिंग करके आपने अभी जब ये क्वेश्चन करना है तो अभी आप स्क्रिप्ट पे नहीं, आप आंसर शीट नहीं पकड़ी, अभी आपने सवाल ध्यान से पढ़ के इस नतीजे पर पहुंच जाना। सर जी, हादी एसोसिएट इज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, is registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer cum importer and is engaged in the manufacturing and supply of consumer products. Following information has been extracted from HA's record for the month of February 2021. Taxable goods to registered customer, taxable goods to unregistered customer, ये है 3% फर्दर वाला, और एक्सपोर्ट टू टैक्सेबल गुड्स टू सऊदी अरेबिया, ये एक्सपोर्ट है और वो दोनों टैक्सेबल है। मैंने सप्लायर्स की कैटेगरी को बड़ी ध्यान से देखना है। अगर सारी सप्लायर्स ही टैक्सेबल होती, ना कोई एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड होता, तो मेरे दिन में सबसे पहली बात पता क्या आनी थी? अपोर्शनमेंट इसमें होनी नहीं। अपोर्शनमेंट तो वहां पे होती है ना जहां बंदे दो तीन हो, दो हो। अगर बंदा ही एक है तो उसने किसके साथ बिल शेयर करना है? सर जी बात समझ आ रही है? तो अगर सप्लायर्स एक टाइप की होगी तो फिर अपोर्शनमेंट जो है वो नहीं होगी। टैक्सेबल एग्जाम जीरो रेटेड हो या कम से कम दो, तो फिर यहां पर दो है, अपोर्शनमेंट तो होगी। टैक्सेबल सप्लायर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इस पर इनपुट मिलेगा। टैक्सेबल सप्लायर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम, ये भी अनरजिस्टर्ड है, ये भी फॉरेन।
अनरजिस्टर्ड से तो इनपुट टैक्स क्लेम होना ही नहीं। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड्स, सर गुड्स वर्थ 2,25,000 शामिल है लेकिन स्पेशल डिस्काउंट शामिल नहीं है, क्या करना चाहिए? वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल करना चाहिए। सर सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है ये एडजस्टमेंट आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है, ऐड कर देंगे। 1,20,000 की गुड्स हैं जो सप्लाई की हैं कस्टमर को मुल्तान में और उससे फुल पेमेंट वसूल कर ली थी नवंबर 2020 में। सर पेमेंट वसूल करने से सप्लाई नहीं होती, सप्लाई कब होती है? जब गुड्स डिलीवर की जाती हैं। आपने गुड्स डिलीवर कब की हैं? इसी महीने में, फरवरी में, और आपने इसको जो है वो टैक्स इसके अंदर सप्लाई में शामिल भी किया हुआ है। सर ये तो आपने राइट एडजस्टमेंट किया, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, या इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। सर इसको टैक्सेबल, इसको सप्लाई में शामिल होना चाहिए और ये शामिल है, बस ठीक है सर, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स सेल ऑफ 1,30,000 टू एंड कंज्यूमर। सर जी क्या करेंगे इसका? एंड कंज्यूमर को बेचे कोई चीज तो फिर उस पर फर्दर 3% टैक्स, और मैंने आपको कहा ये चीज आपने अपने सवाल में नोट कर लेनी है। कहां पर? क्वेश्चन में। इसको यहां पर इसलिए नोट किया, और मैंने आपको बताया कि जब आपने फॉर्मेट में वो चीज प्लेस करनी है तो यहां से देखकर प्लेस करनी है, आउटपुट टैक्स की वर्किंग से देखकर प्लेस नहीं करनी। लो सर, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में क्या शामिल है? गुड्स वर्थ 1,00,000 परचेज फ्रॉम हक एंटरप्राइज 5 फरवरी को, उसने गुड्स परचेज की थी। 20 फरवरी को हक एंटरप्राइज क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे? सर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। परचेजेस में ऑलरेडी शामिल है। सर इसका क्या मतलब है? शाबाश, माइनस हो। सर गुड्स वर्थ 85,000 पेड इन कैश, अभी सेक्शन 73 पढ़ाया, 50,000 से ज्यादा की अमाउंट कैश में पे करेंगे तो इनपुट टैक्स क्लेम। अगर यूटिलिटी होता तो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते। गुड्स वर्थ 50,000 परचेज फ्रॉम एबी ट्रेडर, द सप्लायर डिड नॉट डिक्लेयर द सेल ऑफ गुड्स इन हिज टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ। परचेजेस में शामिल है 50,000 रुपए की चीजें जो हमने खरीदी हैं एबी ट्रेडर से, लेकिन एबी ट्रेडर ने उन्हें अपनी सेल में शो नहीं किया एफबीआर को। सर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। टैक्सेबल गुड्स, ये सारी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट थी। टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1,50,000 वर यूज्ड इन द बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एचएस। सर बिजनेस मीटिंग के लिए चीजें इस्तेमाल हो गई हैं सर, और ये टैक्सेबल गुड्स हैं 1,50,000 रुपए की, ये बिजनेस मीटिंग के लिए इस्तेमाल हो गई हैं। सर जी अगर आपने टैक्सेबल गुड्स पुट टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, तो ये क्या है? सप्लाई का क्या मतलब होता है? शाबाश, ये आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है सर, ये आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है। सर जी अगली बात, इसकी एडजस्टमेंट आम रूटीन के सवालों से ज्यादा थी, मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया। मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 वाज एक्वायर्ड एंड कमीशन्ड इनटू ऑपरेशन इन फरवरी 2021। द मशीन वाज यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड जीरो। सर जी मशीन टैक्सेबल और जीरो रेटेड दोनों के लिए इस्तेमाल, इसका मतलब है इसको, इस पर जो इनपुट टैक्स दिया उसने अपोर्शन होना है। इसके साथ मैं लिख दूं पीपीई, ऐसा ही है ना सर? इनिशियल रीडिंग जिस बच्चे ने सुकून से कर ली ना, उसका मेजर फायदा ये हुआ कि वो सवाल बेहतर हैंडल कर सकेगा, उसकी कोई चीज एंड पे स्किप नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल था 90,000 रुपए का, वो पे किया गया था
सितंबर का बिल था, अक्टूबर में पे किया गया। इनपुट टैक्स अभी भी क्लेम नहीं किया। कौन सा महीना चल रहा है सर? फरवरी का। सर आपने पे किया है अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं सर। सर जी इनपुट पर इसकी एडजस्टमेंट है। ऑडिटर ने प्रोविजन क्रिएट कर दी है। आपको पता होना चाहिए प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है सेल टैक्स से। सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पर लग रहा है, कंजम्पशन पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। प्रोविजन पर कोई सेल टैक्स का लेना देना नहीं। इसको फारिग करें सर। जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ था उसका कोई मसला नहीं। सेल टैक्स ऑफ 4,15,000 वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड। सर आपने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली और लाइट चले गई। पानी पीने लगा हूं। पानी रखा ऊपर है कि नीचे? लाइट दीजिएगा यहां पर। उन गया टाइम। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। लो जनाब ये एडजस्टमेंट्स थी सारी। अच्छा जनाब और अच्छा एक और बात है, आज तक कभी आया तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो वो बड़ा ही अनयूजुअल सवाल होगा। ये हर सवाल के नीचे एंड पे लिखते हैं ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ऊपर वाली फिगर में सेल टैक्स शामिल, और अगर वो कह दे इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स तो इसका मतलब होगा सेल टैक्स शामिल है। फिर क्या करेंगे सर? फिर सारी फिगर्स को रिकैलकुलेट करेंगे सेल टैक्स निकाल कर। यस, यानी उसमें क्या होगा, उसमें आप कहेंगे कि ये जो अमाउंट, ये जो फिगर हमारे पास आ रही है ये सिर्फ 1.17 है सर, इसमें 17% सेल टैक्स शामिल है। उसको डिवाइड करेंगे 1.17 से तो हमारे पास आएगा कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स फिगर आ जाएगी। अगर उसने इंक्लूसिव दे दी तो यार मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, एहतियातन, पता तो कुछ नहीं ना पेपर में क्या आ जाए। तो भाई एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसमें शामिल नहीं है, इंक्लूसिव का मतलब है इसमें शामिल है। अगर इंक्लूसिव लिखा आ गया तो फिर सेल की फिगर को डिवाइड करेंगे 1.17 से तो फिर वो वाली फिगर आएगी जो हमें चाहिए, जिस पर 17% लगना है। यस और नो? आ जाए आगे। अच्छा जनाब इसको मैं नेट से ना करूं? बिस्मिल्लाह। ब्लैक की ऑप्शन नहीं आ रही, ये ग्रीन इंशाल्लाह आपको पाएगा। वैसे भी 14 अगस्त ताजी ताजी गुजरी। सर जी चलते हैं आगे। बंदे का नाम है मिस्टर हादी। हादी एसोसिएट्स। सर कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। सर टैक्स पीरियड क्या है? फरवरी 2021। सर यहां पर लिख देते हैं आउटपुट टैक्स। अगर आपने सवाल अच्छे से ग्रैब कर लिया और आपको समझ आ गया इसमें आउटपुट टैक्स भी है, ब्रॉड फॉरवर्ड भी है, एक्चुअल भी आएगा, अपॉर्चमेंट होनी है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स भी है, प्लांट और इक्विपमेंट भी है, तो फॉर्मेट बना दीजिए। एक ऑप्शन ये भी है कि आप फॉर्मेट बनाए ही ना और स्टेट वे आउटपुट की वर्किंग शुरू कर दें, आउटपुट इनपुट की वर्किंग शुरू करें और उससे आगे चलें। आउटपुट दोनों अप्रोचेज हो सकती हैं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होगा? लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड, और यहां पर आएगा
90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी। अभी आपको नहीं पता फर्दर टैक्स ने कहां पे आना, तो उसका मजाक तो आप कर नहीं सकते, ठीक हो गया। वो तो आपको जो फैसला महफूज रखना पड़ेगा, ठीक है सर जी। जो जो चीजें थी काम की टू सम एक्सटेंड लिख ली है। अगर कुछ भी ना लिखे स्टेट में पहला सफा छोड़ के दूसरे से शुरू कर दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। सर supplies to registered सप्लायर टू रजिस्टर्ड कस्टमर कितना है जी? 2750 सर सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है? सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है जी? 1050 अच्छा जनाब, इसके बाद ये दोनों कर लिया, हम आउटपुट टैक्स के एडजस्टमेंट्स पे जाने लगे। सर आउटपुट टैक्स में सप्लाईज टू टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड ये स्पेशल डिस्काउंट है जी। स्पेशल डिस्काउंट को क्या कर देना चाहिए था? एड बैक कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है सप्लाईज टू मुल्तान। इसका कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये राइटली शामिल है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब जी, भाई आगे देखते हैं। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली एडजस्टमेंट मैंने कर ली है। एक ही एडजस्टमेंट अनरजिस्टर्ड की है और इसको मैं अभी प्लेस नहीं कर सकता, इसको मैं अभी प्लेस नहीं कर सकता, मार्क कर दिए। अच्छा परचेजेस की बात कर लेते हैं। इसको मैंने सर यहां पर खत्म नहीं किया अभी। वर्किंग नंबर यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे वर्किंग नंबर 2 इनपुट टैक्स। सर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, सर जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या सप्लायर कितनी है? 1890। सर जी पहली एडजस्टमेंट क्या है? 1 लाख रुपए हक इलेक्ट्रॉनिक। सर हक एंटरप्राइज क्या हो गया वह? सस्पेंडेड। तो ये 1 लाख रुपए का इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर पेमेंट इन कैश कितना है भाई? 85,000 इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। एबी ट्रेडर गुड्स नॉट डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर। सर अगर सप्लायर ने गुड डिक्लेयर नहीं की तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब ये तीनों एडजस्टमेंट वहीं से ही आई हैं जो आपको हमने बताया कि भाई वहां पर जो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते वो चीजें अच्छे से करना। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹150 वर यूज्ड इन द बिजनेस मीटिंग, ये सप्लाई है सर। यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस कितना है भाई? 150,000। ऐसा भी हो सकता था कि आपने मार्क किया हुआ पहले सारी आउटपुट की कर लेते, मगर मैं एक तरतीब से चलता जा रहा हूं।
सर मशीन की कॉस्ट है मैं वर्किंग नंबर 3 पे आ गया हूं भाई। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर मशीन की कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है? टैक्स एट द रेट 17% कितना बनेगा? 425। क्योंकि इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो मैंने कहा इसको कर दूं। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें टैक्स की अमाउंट दी हुई है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कोई और इनपुट की एडजस्टमेंट तो नहीं है। चूंकि इनपुट की अगर परचेजेस की एडजस्टमेंट हो गई तो फिर काम गलत हो जाएगा। अब गौर से देखना, चूंकि ये मैंने ऐड करना है टैक्स के अंदर, तो मेरी पहले परचेजेस वाली फिगर फाइनल होनी चाहिए, उस पर मैं 17% लगाऊं। यहां पर मैं 17% फॉरन लगा के तो ऐड कर दूं 13,000, बाद में अगली एडजस्टमेंट हो उसमें परचेजेस की फिगर गलत हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा अलर्ट रहना है। मैंने ये इनपुट देखा, इसके बाद देखा कोई इनपुट की एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सर मैंने कहा मैं इनपुट को टोटल कर लेता हूँ। कीजिएगा सर। 1,890,000 में से 50,000 1,85,000 माइनस करें। 1655,000। सर टैक्स एट द रेट ऑफ 17% कितना बना? 281,350। सर ये आपके पास आ गया टैक्स 17%। इसके अंदर आपने ऐड करना है टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना है भैया? 13,000। सर आपके पास टोटल कितना आ गया? 294,350। सर जी वर्किंग 2 भी कंप्लीट, वर्किंग 3 भी कंप्लीट। वर्किंग 4 करने से पहले रुक जाएं, एक बार ही देखे भैया मेरा कुछ रह तो नहीं गया जिसकी एडजस्टमेंट मैंने नहीं की। आउटपुट पहले की एडजस्टमेंट कर ली। एक मेरी एडजस्टमेंट रहती है अनरजिस्टर्ड वाली, वो फॉर्मेट में करूंगा। एक एडजस्टमेंट रहती है ब्रॉड फॉरवर्ड वाली, मेरी उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई एडजस्टेड लेनी है, मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई एडजस्टेड लेनी है। तो इसलिए अगर कोई एडजस्टमेंट आगे पीछे हो गया, मेरी वैल्यू सप्लाई गलत, वैल्यू सप्लाई गलत, अपोर्शनमेंट का मुसीबत बढ़ जाएगी सर। अपोर्शनमेंट से सारा आगे कैरी होती रहती है गलती। तो सर सबसे नाजुक वर्किंग अपोर्शनमेंट की होती है सर, क्योंकि अपोर्शनमेंट की गलती जो है वो पूरे सवाल पर जाती है। सर वर्किंग नंबर 4 मैंने तसल्ली कर लिया, मेरा इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है। बिस्मिल्लाह। सर जी एक तरफ आप लिख देंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं भैया, एक तरफ आप लिखेंगे टैक्सेबल गुड्स और दूसरे नंबर पे लिखेंगे, बस जीरो रेटेड ही है ना, दो ही चीजें हैं सर। एक तरफ लिख देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर ये कौन सी वैल्यू लेनी है? आप एडजस्टेड वैल्यू का मतलब समझते हो भैया? मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा, मैं ये वाली फाइनल एडजस्टेड वैल्यू लूंगा। जी कीजिएगा टोटल 4025,000 4025,000। सर जी देखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा भाई? भैया वो 130,000 आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं। एडजस्टमेंट में डाल दिया है ना सर, उस पर सिर्फ 3% फर्दर टैक्स का फर्क पड़ना, 17% तो लगना ही है ना। समझ आ रही है? उसको यहां पर ऐड किया है 17% के लिए,
उसको यहां पर ऐड किया है 17% के लिए, उसको सिर्फ फर्दर 3% के लिए नहीं करना। सर जी देखिएगा 4025000 जीरो रेटेड। सर जीरो रेटेड क्या है, कितना है भाई? मैंने आपको बताया ये वाली फिगर आपने एडजस्टेड यहां से देखनी है। अगर जीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट में भी कोई एडजस्टमेंट होती, मुख्तलिफ सवालों में है फलां चीज जीरो रेटेड में डाल दी, असल में टैक्सेबल थी, तो जीरो रेटेड को उतने से कम होना है, टैक्सेबल को उतने से बढ़ना है। सर अगर इस तरह की एडजस्टमेंट हो तो याद रखिएगा भाई, उसमें गेम ये है कि आपने करना ही होता है जीरो रेटेड कि यहां पर ही साथ एडजस्टमेंट लिख दो, जिस तरह मैंने अनरजिस्टर्ड की लिख दी, और जब भी वैल्यू पिक करनी है तो मैंने यहां से पिक करनी है। याद रखिएगा जब आप कोई चीज नोट करते हो ना, तो वो ऐसी जगह पे नोट करना चाहिए जो बाद में काम आ जाए। एक बच्चा है, उसने ये वाला पॉइंट नोट किया आखिरी सफे पे, पेपर करके घर गया तो याद है ओहो वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसे नोट करने का कोई फायदा? नोट वहां पर करना चाहिए जहां पर आपने दोबारा उस चीज को देखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर नोट करना है, इसके फेस पे क्वेश्चन पेपर पे, और फिर आपने वहीं से ही फिगर को प्लेस करना है। आपकी एग्जाम और जीरो रेटेड की एडजस्टमेंट हमेशा फेस पर होनी है, क्वेश्चन पेपर पर, और आपने जब फिगर लेनी है तो भी किसी क्वेश्चन पेपर से लेनी है। सर इस केस में यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बताइएगा सर। 15 लाख। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद क्या आ गया भाई? कॉमन, ये भाई टोटल कीजिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई से अगला है इन कॉमन इनपुट टैक्स। कॉमन इनपुट टैक्स। अच्छा जरा देखना कॉमन इनपुट टैक्स में क्या सीन है। ये वाली फिगर कहां से आएगी? सर ये वाली फिगर प्लेस करते हैं वर्किंग टू की यहां पर, यस और नो? 294350 करें जरा अपोर्शनमेंट। 4025000 डिवाइड बाय 552500 मल्टीप्लाई बाय 294350। टू 14436 कर देते हैं जनाब। नीचे वाला भी बताएगा 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 552500 मल्टीप्लाई बाय 294350। 799। बस ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, इसके बाद मेरा भाई इसने खुद लिखा सवाल में कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि उसने क्या चाहा है आपसे, आप इसको अपोर्शनमेंट करें। जी भाई बताइएगा। सर जी आपके पास 4,25,000 की फिगर आ चुकी है, ये यहां से प्लेस करनी है। ठीक हो गया? जो फिगर जहां जहां से आनी है मैं पहले बड़ी डिटेल में बता चुका हूं। सर अपोर्शन करेगा 4,025,000 डिवाइड बाय 552500 मल्टीप्लाई बाय 4,25,000 जी। 2961 बताइएगा भाई। 309615 सर जी ये आ गया आपका 309615। दूसरे नंबर पे अब 1150000 डिवाइड बाय 552500 मल्टीप्लाई बाय 4,25,000 115,385। जब आप सवाल कर रहे हो, अब जब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, जब आप फिगर बोलते हैं ना, मैं जेन में ये सोच रहा हूँ यार टैली भी 5 हो रहे हैं। सर जी समझ आ रही है? नीचे फिगर टैली होनी चाहिए। आप बाज़ औक़ात राउंडिंग ऑफ का एक आध का फर्क होता है, उसको पूरा करना एडजस्ट कर लें, ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है? आप फिगर बोलते हैं मैं यही सोच रहा था,
जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है मैं चाहता हूं आप भी सोचे ताकि पेपर करते हुए आप भी उतने ही प्रिसाइज हो जाए। लो सर, मुबारक हो, आपने एडजस्टमेंट सारी, जिस वक्त अपोर्शनमेंट कर ले बस अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया सर। अब सिर्फ फिगर्स को प्लेस करना रह गया। सर आउटपुट टैक्स की कितनी कौन सी फिगर लिखनी है? सर इस पर टैक्स लगाए एट द रेट ऑफ 17%, 684,250। सर जी साथ साथ आप लोग भी कीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? लिखना मेरा काम था, समझना आपका काम, ठीक है? ले सर, आउटपुट टैक्स कितना है? 684,250। भैया ब्रॉड फॉरवर्ड उसने सवाल में दिया हुआ है, अब देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 415,000। यस गिवन है। एक्चुअल की भला कौन सी फिगर लेंगे? सर जी 214436 ये वाली फिगर है सर, इसको प्लेस करेंगे 21443। सर जी इसको टोटल कर लें 629,436। सर 90% लीजिएगा जरा आउटपुट टैक्स का, 684,250 का 90%। जी भाई 615 सॉरी 825। अच्छा देखिएगा इन दोनों में से लोअर कौन सा है? जैसे ही मैंने 615,825 लिखा मेरी खोपड़ी में पहली बात पता क्या आई? ये सर इसने कैरेट फॉरवर्ड होना है सर। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं तो मैं पेपर के लास्ट पे लिख देता हूं कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। सर जी कितना? 629,435। एक मिनट यार, 629,435 माइनस 615,825। जी क्या अमाउंट आ गई? क्या 13610। सर जी लो सर, अब आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर जी मैं इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सर ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट थोड़ा दूसरी तरफ चला गया सर। 309,615 यही लिखना है ना? 309,615 इन दोनों में, इन दोनों को लिखा, ये दोनों माइनस में होने। सर जी ये फिगर लिखने के बाद मेरे जेब में फौरन आया ऊपर आउटपुट टैक्स है 684, 6 लाख है। कुछ चीजें ना दिमाग में स्पीडीली कर लेते हैं। ऊपर से नीचे देखेगा इनपुट कितना है? 6 और 3 9। आउटपुट 6 लाख का है, इनपुट 9 लाख का है। एक चीज तो कंफर्म है कि ये रिफंडेबल आना है, यस और नो? इसका मतलब है मैंने फर्दर टैक्स अब नहीं लिखना भैया, मैंने अब फर्दर टैक्स नहीं लिखना चाहे जो भी हो जाए। मैंने यहां पर लिखना है सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जी बताइएगा 2411। लो सर यही फिगर आ रही है सर। लो सर 241190 भी आ गया। अच्छा अब फर्दर टैक्स की बात कर लो। होता क्या है मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं, सीन ये हो जाता है कि बच्चा यहां पे यहां से देख लेता है फिगर, अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या आपने यहां से नहीं देखनी, आपने कहां से देखनी है? सवाल से देखनी है, जवाब से नहीं देखनी। सर सर बात समझ आ रही है? 1050,000 में से 1,30,000 माइनस करें, 1050,000 में से 1,30,000 माइनस करें, जो भी आएगा बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका 3% ले लो, 27,600। ये फर्दर टैक्स
पेबल है। टैक्स वाले कहते हैं ये तो जमा कराओ, ठीक है तुम्हारा रिफंडेबल आ गया मगर ये जमा कराओ, ये आपको जमा कराना पड़ेगा सर। अच्छा, अब आखिरी बात रह गई, इसको एक्सपोर्ट रिफंड की, ये है वैसे एक्सपोर्ट ही, एक्सपोर्ट रिफंडेबल। सर जी एक्सपोर्ट रिफंड में क्या करना होता है आपने? सर ये दोनों है सर, ये दोनों वैल्यूज को जमा करके 79914 115 385 79914 जमा 115 385। जी भाई क्या आ रहा है? 195 रिफंडेबल है, तो लेट से इसको हम नेगेटिव में शो कर देते हैं। वैसे तो आपने रिफंडेबल लिखा हुआ है, नेगेटिव ना भी लिखे तो चलेगा। सर जी क्या कर दूं भाई, ऊपर की तरफ कर दूं? काफी है सर। खान साहब उर्दू में बता दें। आप चाह रहे हैं कि सारा एक स्क्रीन पे आ जाए? सर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ऊपर ऐसे। इसका क्या मतलब होता है मुझे तो यही पता है। अब आपके मुताबिक जो भी है इंशाल्लाह वो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो कर लें। नहीं सर ये सवाल है, आप देखिए मेरी कोशिश यही रही थ्रू आउट, जब भी मैंने न्यूमेरिकल कराया तसल्ली से न्यूमेरिकल कराऊं, यानी जो कर रहे हैं कम से कम वो बहुत अच्छे से समझ आए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसमें से कोई एडजस्टमेंट या मिलती जुलती एडजस्टमेंट आ गई तो उसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। सर जी ये सारे आपने फॉर्मेट सीखा, एज इट इज फॉर्मेट को प्लेस करना सीख लिया, फॉर्मेट को आपने सीख लिया कि फॉर्मेट पर किस तरह से अप्लाई करना है। सर मैं फिर कहूंगा अगर मैंने पिछली बार ना करवाता तो मैं कसम से मेहरबान नहीं कराता, बल्कि मैंने सबसे पहले मेहरबान वाला सवाल ही रेडी किया था आज कराने के लिए। फिर मैंने सोचा यार वो मैंने पहले करवाया हुआ है, ये देखिए यहां पर मेहरबान ही कराना था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप लोग जरूर कीजिए, घर जाके पहले खुद करें, सबसे पहले ये वाला सवाल करें, फिर उसके बाद मेहरबान वाला सवाल खुद अटेम्प्ट करें। वो नहीं होता फिर उसके बाद आपको चाहिए एक बार पूरी वीडियो तसल्ली से देखें ताकि आप दो चीजें सीख सकें, एक एडजस्टमेंट, एक हैंडलिंग की गलती जो आपने की है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? सिर्फ एडजस्टमेंट की गलती का मसला नहीं होता सर, आप डाटा हैंडल नहीं कर पाते, आप भूल जाते हैं सवाल करते हुए, उसका मतलब है आपने डाटा हैंडलिंग का आर्ट नहीं सीखा सर। नहीं सर ये सारी बातें होगी। आज की हमारी जो लास्ट बात है वो लास्ट 14 to 16 अटेम्प्ट्स में जो एडजस्टमेंट आई है उनकी डिस्कशन वो करें। तो फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया। नहीं सर ये एडजस्टमेंट्स है, ये मिटा भी नहीं पा रहा मैं। नहीं सर ये अभी वो नहीं हो पा रहा, मिट नहीं पा रहा, इसको आप टॉलरेट कर लीजिए। सर जी अब चूंकि ये शो हो गया और ये पीडीएफ है, ये मिट भी नहीं पा रहा, ये असल में कॉन्टैक्ट डिटेल है और ये यूट्यूब चैनल है। आप में से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए सवाल करने में टेक्स्ट के थ्रू आउट, चैप्टर 1 की पहली लाइन से लेके चैप्टर 19 की आखिरी लाइन तक, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप कर लीजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं व्हाट्सएप का जरूर जवाब दे दूं। पॉइंट क्या है ये आपके सामने बाय चांस अब आ गया है तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, ये आपके सामने मौजूद है, ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है। आपको टैक्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम आए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर टैक्स प्रैक्टिसेस ये जो है यूट्यूब चैनल का नाम लिखा था,
क्योंकि ये कुछ एडजस्टमेंट मैं पिछली बार करवा चुका था, मैंने वही पिक की है, तो इस वजह से ये साथ आ गई। सर जी देखिएगा, स्प्रिंग 2015 में जो न्यूमेरिकल आया था ना, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट थी, ध्यान से जरा आखिरी 5 मिनट्स हैं बस, मैक्सिमम के 5 भी ज्यादा क्या है। सर जब वो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की बात करता है तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो इनवॉइस पे शो नहीं हो रहा होता। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, एडवांस पेमेंट जो आपने रिसीव की है सर, ये वैल्यू, और अगर आपने एडवांस पेमेंट रिसीव किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सप्लाई हो गई। सप्लाई तब होगी जब एक्चुअल गुड्स डिलीवर कर दें या गुड्स अवेलेबल हो जाए। स्पेशल डिस्काउंट, सर जी स्पेशल डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम नहीं करता, एड बैक करना। इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ प्रीवियस पीरियड। इनपुट टैक्स, पिछले पीरियड का इनपुट टैक्स, सर जी अगर 6 माह के अंदर अंदर आपने जिस महीने में परचेजेस की उस महीने के बाद से 6 माह गिनने शुरू करें। आपने मार्च में परचेज की, मार्च को छोड़ें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की रिटर्न तक आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। सर डिस्क्रिपेंसी इन क्रस्ट, ऑटम 15 में सवाल आया था, डिस्क्रिपेंसी इन क्रस्ट, अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए क्रस्ट में तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर एक सवाल था बड़ा कमाल, उसमें उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाता है, मैंने भी आपको पढ़ाया वायर और केबल पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसने किया हुआ था। सर वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाता है, वायर केबल खरीदता है, उसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल करता है। अब इस केस में जो वायर केबल वो खरीदेगा उस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेगा, चूंकि उसको बेचने में इस्तेमाल कर। सर जी मेरी बात समझ आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ऑफिस इक्विपमेंट कोई भी हो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर हो तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। ऑपरेटिंग लीज, सर लीज का कोई मजाक नहीं है सेल टैक्स में, इस पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम, आप कहते जी मैंने उसको चीज लीज पर दे दी, ये इनपुट टैक्स इस पर क्लेम होगा? द आंसर इज नो। सर अब ये वाली बात इनपुट टैक्स, जब वो क्लियरली कहता है कि टैक्स की अमाउंट है, सेल्स टैक्स है, तो उसे 17% लगाने के बाद ऐड करना है। अगर वो के इनवॉइस है या परचेजेस है तो 17% से पहले ऐड करना है। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स, सर दो एडजस्टमेंट्स बार बार आई हैं, एक फ्री सैंपलिंग और एक फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री सैंपलिंग सप्लाई है, और सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स। फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं है, उस पर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता। यहां पर एक बात और सुन लो, एक सवाल में उसने कहा हुआ था, एक सवाल में उसने कहा हुआ था कि एग्जेम्प्ट गुड्स थी उसकी फ्री सैंपलिंग की गई, सर आउटपुट टैक्स चार्ज होगा? सर वो चीज ही एग्जेम्प्ट है तो फिर तो आउटपुट टैक्स चार्ज, सर सप्लाई तो है लेकिन एग्जेम्प्ट गुड की सप्लाई पे तो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता। सर जी एक ये वाली एडजस्टमेंट आई हुई है, फिर उसके बाद फ्री सैम्पलिंग फ्री सप्लाई दोनों बता चुका। अगर खुद मैन्युफैक्चर करके इंटरनल टेस्टिंग में यूज कर लिया, इसको कहते हैं पुट टू प्राइवेट या बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए यूज किया, इसका मतलब है ये सप्लाई है, सप्लाई का मतलब आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज इक्वल टू वैल्यूज। हाँ एक सवाल में उसने क्या कहा है, आपने बैंक को कोई चीज रखवाई हुई थी, एक सवाल में उसने ये कहा हुआ है आपने बैंक को कोई चीज रखवाई हुई थी और आपने वो बेच दी, बैंक को कोई चीज रखवाई हुई थी और आपने वो डिस्पोज हो गई। सर याद रखिएगा इस केस में अगर बैंक को कोई चीज रखवाई हुई थी और बैंक ने वो डिस्पोज कर दी तो जनाब वो सप्लाई होगी और आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। एक जगह पे उसने कहा हुआ है कि
इंश्योरेंस क्लेम, आपकी कोई चीज खराब हो गई, टूट गई, इंश्योरेंस वालों ने क्लेम दिया, सर ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो इंश्योरेंस क्लेम के बराबर होगी, फेयर मार्केट वैल्यू के। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आ गया सीमेंट बैग। हमने एक जगह पे आपको पढ़ाया था, सीमेंट बैग के अंदर दो गेमें हैं। एक गेम है कि वो बिल्डिंग वाली आइटम है, बिल्डिंग वाली आइटमों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, और दूसरे नंबर पे वो थर्ड कैजुअल आइटम भी है। तो भैया आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्डिंग वाली आइटम है, अगर आप उसको बेच नहीं रहे, और अगर बेच रहे हैं तो फिर थर्ड कैजुअल आइटम है, रिटेल प्राइस पे टैक्स चार्ज होगा। सर अगर मार्कअप पर चीज सेल की है, यानी आपने किस्तों पर चीज सेल की है, कि चीज थी 50,000 रुपए की, आपने किस्तों पर 52,000 की सेल की है, तो टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा, 50 पर या 52 पर? 50 पर शेयर। ये फिगर्स भी वही हैं जो इन सवालों में है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, गुड्स परचेज फ्रॉम अ पर्सन हु वाज सस्पेंडेड, आपने जिससे परचेज की वो सस्पेंडेड और ब्लैक लिस्ट था, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। पेमेंट कैश में परचेज किया तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, 50,000 से ऊपर हुआ, लेकिन अगर यूटिलिटी है तो क्लेम हो सकता है। केबल और वायर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है तो इनपुट क्लेम होगा, अगर कोई और बंदा कर रहा है एंड कंज्यूमर तो इनपुट क्लेम नहीं होगा। डिस्काउंट कूपन अगर इनवॉइस में शो हो रहे हैं तो इनपुट क्लेम होगा, वरना नहीं होगा। अगर जिससे हमने चीजें खरीदी हैं उसने डिपॉजिट, सप्लायर हैज नॉट डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर 2017 में गुड्स प्लेज कराई हुई थी बैंक के साथ और बैंक ने बेच दी 1 लाख रुपए की, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू थी 12 लाख। सॉरी, बैंक ने बेच दी 10 लाख की जबकि फेयर मार्केट वैल्यू थी 12 लाख। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? ओपन मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट। गर्चे बैंक ने 10 लाख की बेच दी है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो 12 लाख को वैल्यू सप्लाई लेंगे। सर रिटेलर को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीज बेची है, ये जीरो रेटेड नहीं है, ये टैक्सेबल है। अगर मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेचा होता तो जीरो रेटेड थी, अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचते तो जीरो रेटेड था। सर जी, फ्री सैंपल ऑफ एग्जाम्प्ट गुड, ये भी एग्जाम्प्ट ही होता है, आउटपुट चार्ज नहीं होता, गर्चे फ्री सैंपल सप्लाई है। इनपुट कैन ओनली बी क्लेम्ड फॉर द परचेज हुज इनवॉइस इज अवेलेबल, आपको पता होना चाहिए इनवॉइस अवेलेबल है तो इनपुट क्लेम होगा, वरना इनपुट क्लेम नहीं होगा, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। सर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गई तो इसका मतलब है सप्लाई हो गई, सप्लाई होगी तो उसका क्या मतलब है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर 2018 में एडजस्टमेंट्स आई हैं। गुड्स सोल्ड टू अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। सर बड़ा मजे का सवाल था, उसने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, तो क्या समझेंगे, ये रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया या अनरजिस्टर्ड को? शाबाश, अनरजिस्टर्ड को समझा जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए उसके बारे में समझा जाता है वो रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ना है तो समझा जाए उसको अनरजिस्टर्ड है। सर्विसेज जिसके बारे में सूबे के प्रोविंशियल लॉ ने कह दिया इनपुट क्लेम नहीं हो सकता, इनपुट क्लेम नहीं हो सकता। स्पेशल डिस्काउंट उसने कहा था 35% है, आम डिस्काउंट 10% है, तो आपने क्या किया था, आपने 650 की फिगर थी, डिवाइड कर दिया था 0.65 से ग्रॉस अप करके, फिर उसको 10% जो अमाउंट थी उसका, उसके जितना डिस्काउंट अलाउड था, बाकी डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर कितनी थी? 900 होनी थी। चूंकि 35% डिस्काउंट दिया हुआ था तो 0.65 से ग्रॉस अप किया तो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू आ गई। नॉर्मल डिस्काउंट कितना था? 10%, वो लेस कर दिया, तो 1000 में से 100 लेस कर दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ गई थी? 900। उसने कहा हुआ था कि हमने 650 शामिल की है, तो बकाया जो 900 में से 900 में से 650 लेस कर दें, बकाया 250 ऐड करना था। ये आबिद वाले सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट थी। एक सवाल है आबिद वाला, उसमें एक पॉइंट बड़ा ट्रिकी है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता, बल्कि मेरे पास सेल टैक्स में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो ये होता है। अच्छा, आपने इस सवाल जो आज मैंने कराया उसमें भी देखा है, मैंने परचेजेस की वैल्यू ली, उस पर 17% टैक्स लगा दिया, तो क्या आ गया था? वैल्यू, परचेज की वैल्यू सेल्स टैक्स आ गया था। अच्छा, इस 17% लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया था? इस 17% को लगाने के बाद एक काम मैंने और किया था, इलेक्ट्रिसिटी उसको ऐड कर दिया था और फिर पोर्शन किया था। सर यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने जो परचेजेस ली हैं
उसने पोर्शन होना है टैक्सेबल और जीरो रेटेड में, लेकिन बिजली के बिल में पोर्शन होता है टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में। तो मैं सिंपल परचेजेस पर 17% लगा के सेल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलहदा कॉलम बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझिए भाई, अगर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट कॉमन है तो ही ऐड करके अपोर्शन करूंगा ना। बिजली के बिल में अपोर्शन होता है टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड पे, और क्या कहते हैं सप्लायर्स में अपोर्शन होता है टैक्सेबल और जीरो रेटेड पे। तो मैं सप्लायर्स पर 17% लगा के उसमें बिजली का बिल ऐड नहीं कर सकता, उसको अलहदा से पोर्शन करूंगा। आबिद वाला जो सवाल है उसमें ये एडजस्टमेंट थी। मैंने आपको बताया तकरीबन मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल ये आता है, मैंने कहा मैं आपको सवाल करने से पहले बता दूं, घर से जब आप करेंगे तो फिर आपको यही सवाल लगेगा कि पूछना चाहिए, उस वक्त ये वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद आ गया मशीन ए और बी। मशीन ए के बारे में उसने कहा कि ये टैक्सेबल के लिए, मशीन बी के बारे में उसने कहा कि एग्जाम्प्ट के लिए। यहां पर एलोकेशन का रूल अप्लाई होना है, यहां पर एलोकेशन का रूल अप्लाई होना है, अपोर्शनमेंट होनी नहीं है कि उसने लहदा कहा है तो। और अगर वो ये कह देता है कि मशीन ए टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट के लिए, तो सर इनपुट टैक्स सिर्फ टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में अपोर्शन होगा। सर अगर वो दो चीजें कह रहा है, तीन नहीं कह रहा, तो अपोर्शनमेंट भी उन दोनों में होगी। सर जी उसके बाद अगली बात आ गई, अगर एग्जाम सप्लायर रिटर्न हो गई है, सर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है एंट्री ना करें? भाई फर्क पड़ता है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई चेंज होगी तो अपोर्शनमेंट चेंज हो जाएगी, अपोर्शनमेंट चेंज होगी तो इनपुट चेंज हो जाएगा, इनपुट चेंज हो गया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी सर। अच्छा जी, स्प्रिंग 2021 वाला सवाल मैंने करवा दिया। एक दो एडजस्टमेंट है ऑटम 21 वाले सवाल में जिसकी वीडियो शेयर की हुई है। अच्छा वो आपको कॉमन इनपुट टैक्स, उसने आपको परचेजेस की सारी चीजें दी और उसने उसमें बताया 6,25,000 की परचेज की गई है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। अब इसको कॉमन इनपुट में से लेस कर देना। क्यों सर? अब ये एलोकेट होगी, अब ये पोर्शन नहीं होगी। उसने 2,50,000 उसने टोटल परचेजेस की फिगर दी, उसके बाद उसने कहा 2,50,000 जो है वो सिर्फ एग्जाम्प्ट के लिए है, तो उसको भी अपोर्शनमेंट की वर्किंग से निकाल देना है, और जो सिर्फ जीरो रेटेड के लिए उसको भी अपोर्शनमेंट की वर्किंग से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि भाई इसने अपोर्शन नहीं होना, इसके बारे में तो आपको पता चल गया है। जो 6,50,000 जीरो रेटेड है उस पर सिंपल 17% लेके पूरा ही एक्सपोर्ट रिफंड ले लेना है। सर ये कुछ एडजस्टमेंट थी। एक एडजस्टमेंट आखिरी है, आपकी जहमत तमाम, अगर आपने थर्ड स्केड्यूल आइटम खरीदी है तो उस पे खरीदने पर इनपुट टैक्स भी रिटेल प्राइस पर देंगे, और अगर आपने बेची है तो आउटपुट टैक्स भी रिटेल प्राइस पे देंगे। बस ये की पॉइंट है उस मेहरबान वाले सवाल में, ये की पॉइंट्स है। लेटेस्ट अटेंड वाला सवाल तो बिल्कुल हलवा था, उसमें सिर्फ एक बात काम की थी। आपने बिजली का बिल लिया, आपने बिजली का बिल पे किया, 60% बिजली फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, 40% बिजली ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है। सर फैक्ट्री वाली जो बिजली है वो टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम होगा। लेकिन जो बिजली जो ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है उस बिजली के बिल पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर ये सारी एडजस्टमेंट जो पिछली 16 अटेम्प्ट्स की थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। सब मेरे पास आपको बताने के लिए यही सब कुछ था। आपका शुक्रिया। It's very heartening to see that you want to pay tribute to your dedicated, devoted, and passionate teacher in form of your claps, and you want them not to end, and you want to continue them. So you can clap together once more. Thank you. Thank you. Thank you so much, dear students. Thank you so much. Dear students, जो तमाम टीचर्स यहाँ पे आके आपके लिए ये प्रेजेंट करते हैं, उनकी जो रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग पास हो जाए।
इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते, ना आई कैप से और ना आपसे। आप पास हो जाएं तो सब समझे कि आपने सर को पे बैक कर दिया, और जब आप पास हो जाएंगे तो आपने सर को रीच करना है और सर को कहना है सर हमने क्लास ली थी और हम पास हो गए। और आप लोगों ने इसी अटेम्प्ट में पास होना है, कोई शक नहीं है इसमें, ना ना ना, शक की गुंजाइश नहीं था। इसी अटेम्प्ट में पास होना, इस यकीन से आप यहां से जाएंगे कि इंशाल्लाह जितना हमने पढ़ा है और जितना सर ने पढ़ाया है, ये हक बनता है कि आप लोग पास हो। सर का जो पैशन जिस वक्त सर ने स्टार्ट लिया और आज 5वां दिन आखिरी मिनट्स के अंदर जिस तरह सर ने क्लोज किया, उनका पैशन बढ़ा तो है, कम नहीं हुआ। क्या ख्याल है? तो फिर क्या होना चाहिए? थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए, एक होता है सेशन गुजारना, एक है सेशन मेहनत से डिलीवर करना और उसके लिए पहले से तैयारी करके आना। सर ने कितनी तैयारी की हुई थी ये आपसे बेहतर कौन जानता है। जो न्यूमेरिकल्स थे, एक है न्यूमेरिकल करवाना और एक है न्यूमेरिकल की तमाम एडजस्टमेंट की समरी बना के उसको आपको दे देना। मुकम्मल हलवा बना के आपके सामने रख दिया, आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना। यू आर लकी कि आपको ये मौका मिला कि आप ये सेशन सर से पढ़ सकें। बिलीव मी, हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने सीए क्वालिफाई किया तो इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी माशाल्लाह आपके पास है। तो जो बेस्ट ट्रिब्यूट आपकी तरफ से होगा, आपके अपने लिए ट्रिब्यूट, अपने लिए, आपके अपने लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए, सर के लिए और आई कैप के लिए, वो क्या होगा कि आप इसी अटेम्प्ट में पास करें। ठीक है? पक्का? अपना से वादा करें कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और इसी अटेम्प्ट में पास करूंगा इंशाल्लाह। सर, ऑन बिहाफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स एंड many अदर स्टूडेंट्स जो आपके साथ लाइव थे, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अटेंड नहीं कर सके लेकिन बाद में वो आपकी इन वीडियोस को देख के वो ये सिलेबस कवर करेंगे और पास करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई कैप की तरफ से मैं पर्सनली आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। थैंक यू। ये जो अमल है ना तदरीस का, दर्स व तदरीस का, इसमें खूबसूरती तब पैदा होती है कि जितने पैशन से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए उतने पैशन से टीचर भी पढ़ाने के लिए आए। तो मैंने वो ये देखा यहाँ पे कि आपका पैशन भी लाजवाब था और सर ने भी हक अदा किया। सर, आईके के बिहाफ पे सर आपके लिए एक सुवेनियर है, एक सर्टिफिकेट है। अगर आप, अब सर की डेडिकेशन का जो प्रूफ है वो ये कि सर ने ये भी कहा है कि अगर इन क्लासेस के बाद भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपने सर से डिस्कस करना हो, तो आप सर के मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सर रब्ता कर सकते हैं। और क्या चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने क्लासेस ऑनलाइन ली, अल्लाह उन सबको पास करे, इसी अटेम्प्ट में पास करे और आप अपनी क्वालिफिकेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करें और अपने लिए सबसे पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने असातिज़ा के लिए बाइसे फ़ख्र बने। मुल्क और कौम की खिदमत कहते सब है, आप लोग करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।